जिस शख्सियत को यहाँ आने की बारी है, जो काफी दूर से आए हैं, मैं उनके बारे में 2 मिनट 1 मिनट बस बोलना चाहता हूँ, तकारुब करना चाहता हूँ कि जब 17 साल की उम्र में लड़के किसी कैफेटेरिया में होते हैं, किसी क्रिकेट ग्राउंड में होते हैं, तो उस वक्त हरियाणा का एक युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी होता है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाता है, लोगों के दुख दर्द सुनता है, और ये सफर करते करते 2000 में वो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और अब उनकी मशहूरियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को उन्होंने हराया था। और उस वक्त की राजनीति को जो जानते समझते हैं, वो इस नाम को भी जानते हैं, जिसे हम रणदीप सुरजेवाला कहते हैं। रणदीप सुरजेवाला जी से मैं इस आसिमाबाद की सरजमीन से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और इस निर्दयी सत्ता को कैसे उखाड़ फेंकना है, उनकी शालीन और समझदार जबान में जरूर सुने। रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद, पटना साहब जिंदाबाद, परवीन कुशवाहा जिंदाबाद। जनाब रणदीप सुरजेवाला साहब सम्मान के योग्य वो नौजवान जो राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, इस देश का तिरंगा झंडा पकड़कर, जिसमें हमारे आपके हम सबके बुजुर्गों के खून और कुर्बानी छोड़ी गई, वो नौजवान जो इस पवित्र धरती को, जिसमें से गुरुओं की वाणी की खुशबू आती है, वो नौजवान जो गंगा जमुनी तहजीब का जिंदा जागता सबूत है, वो नौजवान जिसने एक गरीब घर में जन्म लेकर एक संकल्प किया कि उसे बिहार की इस पावन गंगा जमुनी तहजीब की धरती को सेवा से बदलना है। वो नौजवान जो सही मायनों में वो लोग जो 5-5 बार में नहीं कर पाए, ये 5 साल में कर दिखाएगा। जो आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने आया है, कांग्रेस पार्टी के सिपाही इस पूरी पटना साहब के इलाके को बदलने की उमंग मन में लिए मेरे भाई और साथी परवीन कुशवाहा जी, आदर के योग्य दिल्ली से विशेष तौर से आई अमृता जी, बिहार की धरती के बेटे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर संजीव सिंह जी, मेरे भाई और साथी अफजल इमाम साहब, शिव मेहता जी जो राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथी हैं, अवधेश यादव जी, विनोद यादव जी, हसीब खान जी, हमारे भाई अरुण शर्मा जी, अजीत सिंह जी, इकबाल अफजल साहब जो प्रिंसिपल साहब हैं, फरीद साहब, एक और नौजवान, आपने हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम सुना होगा, राव अर्जुन सिंह जी, उनके पोते जो विशेष तौर से आए हैं, राव वीरेंद्र सिंह जी के, मोनू भाई जी मंच पर विराजमान, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि एक और सभा है इसलिए मैंने पहले इजाजत ले ली। मंच पर विराजमान सभी साथियों,
मेरे सामने बैठे मेरे आदर के योग्य बहुत आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति माता साहब, मैं थोड़ी शब्दों में मेरी बात कहूंगा। पहले चरण का मतदान आज खत्म हो गया। 71 विधानसभा सीटों का मतदान आज संपूर्ण हो गया। मैं आज आपको यह भी कहने आया, नौजवान साथियों जो सबसे ज्यादा संख्या में दाएं बाएं सामने खड़े, बिहार करवट ले चुका है। बिहार ने लड़ाई ली, बिहार की तरुणाई ने बिहार को बदलने का संकल्प किया। सही ऑडियो नंबर पर और बिहार ने निर्णय लिया है पहले चरण में कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू बाहर और महागठबंधन अंदर। अब दूसरा चरण आपके हाथ में। पहले चरण में बदलाव आ चुका, दूसरा और तीसरा चरण बिहार की जनता के हाथ में। मैं आपको केवल एक बात कहने आया, ये चुनाव में एक जुमलेबाज और एक धोखेबाज, एक जुमलेबाज और एक धोखेबाज आपका मत काटने आए। जुमलेबाज तो आज आए थे दम बजाने, आप कहां बैठे हो, आज आए थे जुमलेबाज। मैं प्रवीण को बता रहा था कि जब भी मैं चुनाव लड़ता हूं, पहली मेरी विधानसभा में जो सभा करने आते हैं वो जुमलेबाज साहब आते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी व्यक्तिगत तकलीफ है, क्योंकि उनका इलाज मैं हर रोज जानता हूं ना बाबा, आप तो देखते हैं। उनसे ना हम डरते, ना घबराते, ना पीछे हटते। हम तो किसान किसी से डरा है क्या? तो नरेंद्र मोदी डरा है क्या? हम कोई डरते वरते नहीं। तो एक जुमलेबाज और एक धोखेबाज। धोखेबाज कौन है? धोखेबाज वो है जिसने पिछली बार बिहार में महागठबंधन में मेरी बहन जन्म लिया बाबू नीतीश कुमार ने, और फिर सृजन के घोटाले के फेविकोल से भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठ गए। बिहार के चुनाव को हर लिया जाना। ये चुनाव एक जुमलेबाज और एक धोखेबाज को बिहार से बाहर निकाल देगा। और इसलिए नहीं कि राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम या माले को सत्ता में लाना। हम केवल सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक नए बिहार के निर्माण के लिए। मेरे बुजुर्ग साथियों, ऐसा कौन सा घर है जहां नौजवान लड़का या लड़की नहीं, बेटा या बेटी नहीं? देखिए कितने हजारों नौजवान खड़े हैं, इनके चेहरे देखिए, इनका शरीर देखिए, इनके चेहरे की शिकन देखिए, इनके अंदर उमंग है, उनके अंदर काबिलियत है। बिहार के युवा में हुनर है, बिहार के नौजवान में गुण है, बिहार के नौजवान में आगे बढ़ने का जज्बा है। परंतु बिहार के युवा के भविष्य पर दो व्यक्तियों ने ग्रहण लगा रखा है, एक है नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं नीतीश कुमार। क्या ये सही नहीं कि 4.5-5 लाख सरकारी नौकरियां, 5 लाख माजी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं? 5 लाख।
तो फिर आपको मुख्यमंत्री रहने का अधिकार भी नहीं। क्या करेंगे ऐसी सरकार का जो 5 लाख पर आप अपना खर्चा काटिए, पर बिहार के बेटा और बेटी को रोजगार और रोटी दीजिए। मुझे एक बात और बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हमने भी सरकारें चलाई, अपनी कलम से हुकूमत चलाई, अपनी कलम से बच्चों को रोजगार दिया, अपनी कलम से बच्चों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए रास्ते खोले, युवाओं के संगठन का प्रतिनिधित्व किया। इस देश में हुक्मरानों से लड़ाई लड़ी है, वो वाजपेयी जी हो, वो नरेंद्र मोदी जी, दोनों से लड़ाई लड़ी है, जेल काटी है, डंडे खाए, हड्डियां तोड़वाई, परंतु कभी भारतीय जनता पार्टी के आगे झुके नहीं, डरे नहीं, मुकदमे बनाए उन्होंने, पर कभी उनसे घबराए नहीं। मुझे एक बात बताइए, बिहार का नौजवान भाइयों, आप बताइए, बिहार का नौजवान अगर बंगलोर का आईटी हब चला सकता है, लड़का और लड़की, बिहार का नौजवान गुड़गांव हरियाणा से मैं आता हूं, कुरुक्षेत्र की धरती से, अगर वहां 15 लाख बच्चा काम करता है गुड़गांव में, तो वहां 2.5 लाख लड़के लड़की बिहार के काम करते हैं। अगर वो गुड़गांव का आईटी हब और कॉल सेंटर चला सकता है, अगर वो हैदराबाद का कॉल सेंटर और आईटी सेंटर चला सकता है, अगर वो मुंबई और कलकत्ता चला सकता है, तो फिर वही काम वो पटना, मुजफ्फरपुर और दुनिया में क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और यहां नीतीश कुमार और सुशील मोदी बैठे हैं। हम आपसे वचन और वादा देते हैं, जो काम बिहार का नौजवान वहां कर सकता है, वो सब कंपनियां यहां लाकर बिहार सूफी संतों की धरती, सीताराम की जन्मस्थली, बिहार गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली, कमर जरूरी अगर तहजीब कहीं खुशबू उसकी आती है तो बिहार में। अरे गौतम बुद्ध जी का स्थान, महावीर जैन जी का स्थान, सूफी संतों के स्थान, माता सीता की जन्मस्थली, वो झूठे आए थे ना, झूठों के सरदार कह रहे थे हमने बहुत पैसा दिया। अरे इन्होंने तो मां सीता से भी धोखा कर दिया। पिछली बार बाबा जब 2015 में आए तो बोले 100 करोड़ रुपया देंगे, आज तक 100 रुपया नहीं। मैं एक बात कहूं, यहां बस धर्म और सत समाज के इस देश की खुशबू बैठी है, जो सिया राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। जो बोला नहीं, आपसे मुझसे तो चलो करेंगे, हमने से तो बदबू आती है, पर उनसे भी रोका करते। ये सारे सेंटर पे अगर आप बदल कर लेना तो अंतरराष्ट्रीय आ जाएगा और हमारे 5-10 लाख 780 हफ्ते के बाद सुशील मोदी आरएसएस की हाफ पैंट पहने खड़े थे पुल के ऊपर, भैया मुझे बचा लो। अरे भैया 780 हफ्ते के बाद हाफ पैंट पहनकर उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को कहता है मुझे बताओ पटना को ये क्या फाक बचाएंगे और जगाएंगे, और बिहार के लिए क्या कर पाएंगे? और ये भारतीय जनता पार्टी है ना, जो ये 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, 3 गठबंधन। इनका पहला गठबंधन है जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का, जो पढ़ने के सामने दिख रहा है। 2 गठबंधन ज्यादा पर्दे के पीछे। यहाँ पहला गठबंधन है लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी, और दूसरा है ओवैसी और बीजेपी। हम बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, हमने बहुत नजदीक से देखा, एक ही आरएसएस और एआईएमआईएम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा चाहेंगे, और सच्चाई है।
ताकि वोट जो है सारी बांट में धर्म के आधार पर विभाजन हो जाए और भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से निकल जाए। आप मुझे बताइए, माइक भी खा लेंगे अगर लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी का समझौता नहीं तो 50 उम्मीदवार बीजेपी के जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पे चुनाव कैसे लड़ रहे हैं भैया? अब आप बताएं, बीजेपी का उम्मीदवार जदयू के खिलाफ लोजपा की टिकट से लड़ रहा है, लोजपा के बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं बता रहे तो मोदी जी काहे निकाल नहीं देते चिराग पासवान को एनडीए से? कोई जवाब है? काहे निकाल नहीं देते? वो मोदी की फोटो लगाते हैं एलजेपी वाले, तो चुनाव आयोग के पास जाए, उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा दें, नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। सच्चाई ये है कि नीतीश बाबू को भी मुखौटा बनाकर 7 नवंबर को 5 बजे तक रखते हैं। हमारी बात मान लीजिए, हम किसान हैं, हम खरी बात कहते हैं। 7 तारीख को 5 बजे जब वोट डल जाएगा ना, तो जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं, मोदी उन्हें कूड़ेदान निकालेगा। और एक बात और बताइए, कोई बुरा मानेगा, अखबार वाले सब देख रहे हैं, अरे भैया जरा ठीक ठाक लीजिए। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीट का कल डिक्लेरेशन हुआ। 9 सीट बीजेपी जीत सकती है, बसपा कांग्रेस नहीं जीत पा रही। बसपा ने एक नॉमिनेशन कल करवा दिया। हमने कहा ये क्या चक्कर है? बसपा के पास विधायक नहीं, वो जीतेंगे कैसे? रात को पोल खुली, रात के अंधेरे में ही चोरियों की पोल खुलती है। बीजेपी ने 8 उम्मीदवार खड़े किए, 9 बसपा को दे दिए। और यहां क्या किया? यहां महागठबंधन के खिलाफ ओवैसी और बसपा जी का गठबंधन बना दिया। बीजेपी हमें देगी 10 सीट राज्यसभा की, या हम देंगे क्या बीजेपी को? कभी देंगे ना जब मित्रता होगी। बताओ ना जरा, मित्रता होगी तभी देंगे ना, दुश्मनी में कोई देंगे विरोध में तो दे कैसे रहेंगे? इसलिए कि बिहार के चुनाव में जो ये गठबंधन किया गया है, तीसरा गठबंधन जिसको कहते हैं चोर दरवाजे वाला, उसके बदले में कीमत अदा की। तो समझ रहे हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर एक नौजवान के नाते एक ही बात कहने आया। केजी से पीजी तक बेटियों को शिक्षा देंगे मुफ्त, हमारी बेटियों को, ताकि हमारी बेटियां काबिल और लायक बन सके। बिहार का बच्चा जब तालीम और शिक्षा लेने जाता है बिहार से बाहर, तो उसके पास पैसा नहीं होता। हम ये हालत देखते हैं। ये महागठबंधन की सरकार जिस दिन आएगी, जब बिहार का बेटा या बेटी, धर्म और जाति छोड़ दीजिएगा, कोई बच्चा या बेटी बिहारी लिखा होना चाहिए उसके डोमिसाइल पर, बाहर जाएगा तो उसकी आधी फीस बिहार की सरकार देगी। हमने निर्णय किया। बिहार के अंदर नए बिहार के निर्माण की एक परिकल्पना इस महागठबंधन ने रखी है। एक तरफ वो लोग हैं जो टायर्ड और रिटायर्ड हैं, 15 साल हो गए, अब भी कहते हैं साहब 15 साल पीछे देखो। मैंने एक भाई से पूछा, अरे भैया ये तो बताओ, ये इलेक्शन 5 साल के लिए होता है, 25 साल के लिए सरकार चुनी जाती है? बोला भैया 5 साल के लिए होता है। तो यार 25 साल पुरानी बात कहना है, ये बताओ मुझे कि ये क्या है? यहाँ भी एक महामार्च है इस इलाके के अंदर, 25 साल आपने उन्हें मौका दे दिया। 25 साल, 5 बार। जो 5 बार में 25 साल में नहीं कर पाया, वो 5 साल में माजी कोच करने वाला नहीं है। इनकी कापी में 0 लिख दीजिए। अब की बात, बच्चे आते हैं ना पढ़कर, कितने नंबर आए? परवीन कुशवाहा के तो 100 लिख दीजिए और उस तरफ 0 लिख दीजिए, क्योंकि यही सही।
एक नए बिहार के निर्माण के लिए, एक ऐसे बिहार के निर्माण के लिए जहां धर्म और जाति के आधार पर इंसान से भेदभाव नहीं किया जाएगा, जहां किसी को छोटी या बड़ी नजर से इसलिए नहीं देखा जाएगा कि वो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, अमीर है। ये गठबंधन हमने पहली बार जाति की जंजीरों को तोड़ने के लिए बनाया और इस गठबंधन के अंदर कांग्रेस ने भूमिका निभाई ताकि सबको न्याय मिले, ताकि जात और धर्म के आधार पर भेदभाव बंद हो, ताकि कोई ये ना देखे कि रणदीप के पीछे सिंह लगा है और इनके पीछे आलम, ताकि कोई ये ना देखे इसके पीछे पासवान लगा है और इसके पीछे वैश्य, ताकि आदमी का, बेटा और बेटी का हुनर और गुण, उसकी काबिलियत बिहार के भविष्य का निर्णय कर सके। मैं इसलिए हाथ जोड़कर आपसे एक बात कहता हूं, बहुत बातें कहने को है, बड़ी सनसनी के बात हम कह सकते थे, पर हम आपको एक ही बात कहते हैं, राजनीति विश्वास के आधार पर होती है। और अगर आपको इस नौजवान पर, तेजस्वी यादव पर, अगर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर जो बेबाक लड़ते हैं, बगैर किसी निडर होकर राहुल गांधी लड़ते हैं, अगर आपको हम पर विश्वास है, इस महागठबंधन पर विश्वास है, तो भाई साहब शायद या पंडित जी 80% कह रहे थे, एक वोट डालिए, एक वोट भी जो रह गया ना माजी, वो ऐसे असुरों को इस प्रदेश की राजगद्दी पर बैठा देगा कि दोबारा बिहार कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए बिहार के लिए वोट दीजिए, बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, पटना साहब के लिए वोट दीजिए और एक नए बिहार के निर्माण के लिए वोट दीजिए। एक समय था जो बुजुर्ग रहते हैं, हमारे काका ताऊ, आपको याद होगा, हमें भी याद नहीं, श्री बाबू जब कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री बने तो बिहार हिंदुस्तान का पहले नंबर का प्रांत होता था। आज गरीबी में सबसे आगे है बिहार, 4.5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोग बिहार में, स्वास्थ्य में सबसे नीचे बिहार, शिक्षा में सबसे नीचे बिहार, स्कूल में बेटियों के शौचालय में सबसे नीचे बिहार। पर बिहार ऊपर है तो उत्तर प्रदेश और बिहार अपराध में सबसे ऊपर है। बदल दीजिए इसे, बदलिए। जब हरियाणा, पंजाब जैसे छोटे छोटे प्रांत इस देश का भविष्य लिख सकते हैं तो आप क्यों नहीं लिख सकते? आप तो सबसे बड़े हैं। इसलिए हिंदुस्तान का यह बेटा हाथ जोड़कर एक ही बात कह रहा है, 80% नहीं, 100% मतदान करने का वादा और संकल्प करिए। एक बार हाथ खड़े करके कह दीजिए कि ये मुट्ठी उठेगी और ये मुट्ठी उठेगी नए बिहार के निर्माण के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी मेहरबानी। जय हिंद।